हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और यह चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आज हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आता है हमारा चमोली जिले के प्रसिद्ध मेले। यदि आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जाकर, और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोगों से एक शिकायत बहुत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो। अभी हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया, थोड़ा सपोर्ट करो हमें। अब आता है गोचर मेला। यदि गोचर मेले की बात करते हैं तो यह चमोली जनपद में लगता है। आप लोगों से सीधा यही पूछा जाएगा कि गोचर मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, चमोली जिले में लगता है। और 1938 में पंडित नेहरू जी गोचर आए थे, और उनके जन्म दिवस के दिन 14 नवंबर को यह मेला लगता है। कब लगता है? 14 नवंबर को यह मेला लगता है। और इस मेले की शुरुआत 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। किसने की थी? बर्नेडी ने। नेक्स्ट हमारा हरियाली कूड़ा मेला। नेक्स्ट हरियाली कूड़ा मेला। यह मेला चमोली जिले के नोटी गांव में लगता है। कहाँ लगता है? नोटी गांव में। और ऐसा माना जाता है कि जिसमें विवाहित स्त्री होती है, विवाहित महिला होती है, वे भाग लेती है, उन्हें उस समय ध्यानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्यानी। तो इसमें ध्यानी भाग लेती है, विवाहित कन्या ही क्या लेती है, इसमें भाग लेती है। नेक्स्ट आता हमारा तिमुड्डा मेला। जिन तिमुड्डे मेले की बात करते हैं तो ये चमोली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है, जोशीमठ के अंदर। कहाँ से मनाया जाता है? जोशीमठ के अंदर मनाया जाता है, नरसिंह मंदिर में। कहाँ मनाया जाता है? नरसिंह मंदिर में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, बद्रीनाथ के जो कपाट होते हैं उसके खुलने से पहले ये मेला मनाया जाता है। इस समय जो तिमुड्डा वीर होता है, जिसे तिमुड्डा वीर बनाया जाता है, वो बकरियों का कच्चा मांस खाता है, चावल से बनी वस्तुएं खाता है, और 3 घड़े पानी के पीता है इस मेले के अंदर। कितने घड़े पानी के? 3 घड़े पानी के पिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अठवाड़ मेला। अठवाड़ मेला चमोली जनपद के चोपता में लगता है। कहाँ पे लगता है? चोपता में। फिर आता है फुलसारी मेला। फुलसारी मेला चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में लगता है। कहाँ पे लगता है? कर्णप्रयाग में लगता है। फिर आता है बेरास बेरास कुंड मेला। बेरास कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है। नेक्स्ट आता हमारा रमाणा महोत्सव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। ये जो मेला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। रमाणा महोत्सव चमोली जिले के सालुड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 11 से 13 दिन तक क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। रमाणा महोत्सव में मुखौटा नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ लिया गया कई बार एग्जाम कि रमाणा महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? मुखौटा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मुखौटा। अन्य छोटे छोटे नृत्य भी किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख नृत्य है वो मुखौटा नृत्य किया जाता है। रमाणा उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है। क्या किया जाता है? रामायण पाठ चलता है इसमें। 2008 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, एक बार फिर से 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रमाणा उत्सव क्या किया? आयोजित किया। यदि पूछ ले जा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रमाणा उत्सव कब आयोजित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट आता हमारा 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रमाणा को विश्व धरोहर सूची में क्या किया है? शामिल किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड का कौन सा मेला जिसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो याद रखना, रमाणा मेला। कौन सा? रमाणा मेला। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। और जो रमाणा मेला इस उत्तराखंड के कुशल सिंह भंडारी ने विश्व में प्रसिद्धि दिलाई।
यदि पूछ ले जा कि जो रमन्ना मेला इस किसने प्रसिद्धि दिलाई है, किस व्यक्ति ने प्रसिद्धि दिलाई, तो उत्तराखंड के कुशल सिंह भंडारी ने इसे विश्व के अंदर क्या किया, प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट आता 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो गणतंत्र दिवस मनाई जाती है, तो उत्तराखंड की ओर से रमन्ना झांकी क्या की गई, प्रसिद्ध की गई। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता कि रमन्ना मेले में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, तो उसमें क्या जाता, ढोल, डमारू, तो ढोल डमारू इसका प्रयोग किया जाता है, ढोल डमारू का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से, रमन्ना मेले में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ढोल डमारू का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है नंदा देवी राजजात यात्रा, ये 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। कितने वर्ष में आयोजित की जाती है, और इसका जो स्थान होता है, शुरुआत होती है नोटी गांव से, चमोली के नोटी गांव से इसकी शुरुआत होती है, और जो अंतिम पड़ाव होता है वो होता होमकुंड। तो यहाँ से यही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ये जो नंदा देवी राजजात यात्रा, इसका जो शुरुआती स्थान है या प्रारंभिक स्थान है, कहाँ शुरू होती है, तो चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है। यदि पूछा जाए कि इसका अंतिम पड़ाव क्या होगा, तो इसका अंतिम पड़ाव होगा होमकुंड। क्या होगा इसका अंतिम पड़ाव, होमकुंड होगा। और यदि इस यात्रा की बात करते हैं, तो यह लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, और 280 किलोमीटर की यात्रा 20 दिन में तय की जाती है। कितने दिन में तय की जाती है, लगभग 20 दिन के अंदर इसे तय करना होता है। एक बार फिर से, नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास में नोटी गांव से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और कहाँ तक जाते हैं, होमकुंड तक ये पहुँचते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में 4 सींग वाला खाडू यात्रा में क्या किया था, शामिल किया जाता, क्योंकि अंतिम जो पड़ाव होता है होमकुंड होता है, और होमकुंड के बाद में इस यात्रा को ना आगे जो लेके चलता वो 4 सींग वाला खांडू लेके चलता, आगे की जो यात्रा होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा का जो नेतृत्व हो कासवा गांव के जो राजकुमार वे करते हैं, और ये अपने आप को जो पंवार वंश का शासक था, पंवार वंश का शासक सबसे शक्तिशाली शासक, पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अजयपाल के भाई के वंशज मानते हैं। एक बार फिर से, नंदा देवी राजजात यात्रा का जो नेतृत्व वो कासवा गांव के राजकुंवर करते हैं। कौन करते हैं, राजकुंवर करते हैं। और ये पंवार वंश का जो शासक था अजयपाल, उसके भाई के वंशज बताते हैं अपने आप को। नेक्स्ट आता है चमोली जनपद का नदी तंत्र। यदि हम चमोली जनपद की बात करते हैं, तो चमोली जनपद में सबसे जो प्रमुख नदी है वो अलकनंदा बहती है। कौन बहती है, अलकनंदा। इसलिए अलकनंदा के ही किनारे इसकी जो प्रमुख स्थल है ना, वे बसे हुए अलकनंदा नदी। हम बात करते हैं, यदि अलकनंदा की बात करते हैं, तो अलकनंदा का जो प्राचीन नाम हो विष्णु गंगा। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है, विष्णु गंगा। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है, विष्णु गंगा। और अलकनंदा के उद्गम स्थल की यदि बात करते हैं, तो चमोली जिले के उत्तरी भाग में, जो चमोली जिला उसके उत्तरी भाग में एक सतोपंथ हिमनदी आप लोगों को सतोपंथ ताल देखने को मिलेगा। ताल या आपको मिलेगा क्षीर सागर सर इसका उद्गम स्थल है। तो या तो आप लोगों को सतोपंथ हिमनद मिलेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सतोपंथ ताल से इसका उद्गम होता है, या क्षीर सागर किससे होता है, क्षीर सागर से इसका उद्गम होता है। और देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है वह कुल कितनी है, 195। यदि आपसे पूछा है कि अलकनंदा की जो कुल लंबाई वो कितनी है, 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई है। क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा
नंदा का संगम हो जाता, क्या हो जाता है, संगम। और एक किसका निर्माण करती है यहाँ से, गंगा। उसके बाद भागीरथी भी खत्म और अलकनंदा भी खत्म, उसके बाद गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा का जो संगम हो कहाँ से होता, कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। उसके बाद ये गंगा कहलाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा का जो संबंध है ना, मतलब संगम वो देवप्रयाग में होता है, तो उस समय सास बहू कहलाती है, क्या कहलाती है, सास बहू। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि सास बहू का संगम कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। वैसे तो वास्तविक जीवन में कभी सास बहू का संगम होने का ही नहीं, कोई मिलन नहीं होने वाला। इनमें एक दूसरे में लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे के बाल फाड़ सकती है, चुगली कर सकती है, पर संगम नहीं होने का वास्तव जीवन में। पर यहाँ हो रहा है, अच्छी बात है, कहीं तो संगम देखने को मिला। फिर नेक्स्ट हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा का क्या होता है, संगम। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम। इसके लिए ट्रिक है देव, आपको याद रखना है देव। देव से याद रखना है धौली गंगा, और ए से याद रखना अलकनंदा, और मिलन कहाँ हो रहा है इनका, विष्णु प्रयाग में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। फिर आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी, अलकनंदा व नंदाकिनी क्या होता है, संगम होता है। इसके लिए आपको याद रखना नंद, यहाँ से याद रखना नंदाकिनी नासम, ऐसे याद रखना अलकनंदा। और कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर का संगम होता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा व पिंडर। इनके लिए ट्रिक है कैप। ए से याद रखना कर्ण प्रयाग, ए से याद रखना अलकनंदा, और पी से याद रखना पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ होगा, कर्ण प्रयाग में होगा। नेक्स्ट आता रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, प्रभु श्री राम, नाम ही देखो प्रभु श्री राम। यहाँ रा से याद रखना, आर से याद रखना है आप लोगों को रुद्रप्रयाग। आर से क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ए से अलकनंदा हो जाएगा, और एम से हो जाएगा मंदाकिनी, कौन हो जाएगा, मंदाकिनी। तो राम आपको याद रखना है, राम प्रभु राम। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी क्या होता है, संगम होता है। फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है, संगम होता है। इसके लिए लिखा बैड। बैड इसलिए है भाई क्योंकि झूठ बोल रहे हैं यहाँ से कि सास बहू का संगम हो रहा है। किसका हो रहा है भाई, सास बहू की बात हो रही है यहाँ से कि सास बहू का संगम हो रहा है, जबकि सास बहू का संगम होता है नहीं, इसलिए बैड बुरी बात है। तो बैड याद रखना, इससे क्या याद रखना, बैड। बी से हो जाएगा यहाँ से भागीरथी, ए से हो जाएगा अलकनंदा, डी से हो जाएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा क्या होता है, संगम होता है। ये पंचप्रयाग उत्तराखंड, कितने प्रयाग, पंचप्रयाग उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कहलाती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो देवतास झील है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, देवतास झील से होता है। और केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का क्या होता है, संगम। यदि आपसे पूछे जाए कि सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ होगा, तो आपको याद रखना केशव प्रयाग। इसके लिए ट्रिक है काश। क्या है इसके लिए ट्रिक, काश। क्या से याद रखना, केशव। ए से याद रखना अलकनंदा, एस से याद रखना सरस्वती। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ होगा, केशव प्रयाग में होगा। ऋषिगंगा, फिर आता है ऋषिगंगा। इसका उद्गम स्थल नीलकंठ पर्वत है। इसका उद्गम स्थल क्या है, नीलकंठ पर्वत है। और बद्रीनाथ में ऋषिगंगा व अलकनंदा क्या होता है, संगम। अलकनंदा ऋषिगंगा का संबंध क्या होता है, बद्रीनाथ में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया कि अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी आगे मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नदी। लक्ष्मण गंगा आगे सबसे पहले मिलती है। और लक्ष्मण गंगा की सबसे जो प्रमुख सहायक नदी है वह कौन सी है, पुष्पावती।
कौन सी है? पुष्पावती। जो पुष्पावती है ये कहाँ से निकलती है? फूलों की घाटी के मध्य से निकलती है। फिर विरही गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा, तीनों की तीनों, एक बार फिर से, विरही गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा, तीनों की तीनों जोशीमठ में, जोशीमठ के पास में ये क्या करती है? अलकनंदा मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा में। ये सारी की सारी अलकनंदा की सहायक नदी है, याद रखना। हाँ, विरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, पुष्पवती, लक्ष्मण गंगा, ऋषि गंगा, सरस्वती, ये सारी की सारी किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट, प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब होता है छोटे छोटे रास्ते। क्या होते हैं? रास्ते जो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर सकते हैं? जोड़ते हैं। उन्हें उत्तराखंड में दर्रे बोला जाता है। तो चमोली और तिब्बत, चमोली या तिब्बत, ये आपको मिल सकता है चीन। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा? चमोली, तिब्बत या चीन के बीच स्थित दर्रे। तो इसमें आपके पास में माणा दर्रा है। माणा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। किंगरी फिंगरी, बालचा दर्रा, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, कंजुम दर्रा, कोई दर्रा, लमलंग दर्रा और चौरा होती दर्रा, ये सारे के सारे क्या हैं? चमोली से तिब्बत को जोड़ते हैं। चमोली से किसे जोड़ते हैं? तिब्बत को जोड़ते हैं। फिर आता है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है? तो आपको याद रखना, लाताधुरा, क्या? लाताधुरा दर्रा, बाराहोती दर्रा, मार्ग योग दर्रा और टोपीधुरा दर्रा। कौन सा? टोपीधुरा दर्रा। ये क्या करता है? चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ते हैं। फिर कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ता है। चमोली व उत्तरकाशी के मध्य जो रास्ता है वो कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रे से आप चमोली से उत्तरकाशी चले जाओ, उत्तरकाशी से चमोली आ जाओगे। नेक्स्ट आता है सुंदर डूंगा दर्रा, ये चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है। ठीक है, तो आप ये तो बहुत आसानी से याद रख लोगे। बागेश्वर की बात हो रही है, बाघ, तो बाघ क्या होता है? बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। बाघ क्या होते हैं? सुंदर। तो इसलिए चमोली को बागेश्वर से कौन जोड़ा? सुंदर डूंगा दर्रा। तो बाघ बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो बागेश्वर को कौन जोड़ता है? सुंदर डूंगा दर्रा। फिर आता है चमोली जनपद के प्रमुख झील व ताल। चमोली जनपद के प्रमुख झील व ताल, सबसे पहला आता है रूपकुंड। रूपकुंड, यदि रूपकुंड की बात करते हैं तो इस रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस ताल को रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? रूपकुंड को जाना जाता है। और रहस्यमयी ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि रूपकुंड में आप जाओगे तो यहाँ पे ना आप लोगों को नर कंकाल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कंकाल। आज भी रूपकुंड में से कंकाल निकलते हैं, और इस ये जो कंकाल निकलते हैं ना, इसका रहस्य आज तक भी किसी को नहीं पता, इसलिए इसे रहस्यमय ताल कहा जाता है। ऐसा कंकाली ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली ताल, क्योंकि इसमें आज भी कंकाल प्राप्त होते हैं। फिर आता होमकुंड। क्या आता? होमकुंड। यह ताल रूपकुंड से लगभग 17 किलोमीटर आगे है। नंदा का जो डोला है, जो नंदा राज यात्रा होती है, जो उसका डोला होता है ना, इसी चबूतरे पर, इसके ही चबूतरे पर रखा जाता है। और इसके बाद में जो 4 सिंह वाला खांडू होता है वो यात्रा को आगे बढ़ाता है। और जो व्यक्ति होते हैं ना वापस अलग अलग रास्तों से अपने घर आ जाते हैं। फिर हेमकुंड, वो होमकुंड थोड़ा सा डिफरेंट याद रखना, होमकुंड और यहाँ हेमकुंड। हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है। और इस ताल के जो किनारे, इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने यहाँ पे क्या की थी? तपस्या। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड के, इस ताल के निकट हेमकुंड साहिब स्थित है। क्या स्थित है? हेमकुंड साहिब भी स्थित है। इसी ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया जाएगा किस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेमकुंड। नेक्स्ट है सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल, यह चमोली के बद्रीनाथ, यह चमोली के बद्रीनाथ से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस ताल के 3 कोने की है। इस ताल के कितने कोने हैं? 3 कोने हैं, जिनमें ऐसा माना जाता है कि इन तीनों के तीनों कोने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी?
तपस्या की थी और इसी ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। क्या निकलती है? अलकनंदा नदी भी निकलती है। चमोली जनपद के अन्य महत्वपूर्ण ताल जो एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले जाएंगे। ऐसा पूछ ले जाएगा कि होमकुंड ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। सतोपन ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। बिराही ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। विष्णु ताल कहाँ पे स्थित है? चमोली में। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखने हैं। लोकपाल हेमकुंड ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। सिद्ध ताल चमोली में स्थित है। लिंग ताल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। मणिक ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। झलताल या छरिया ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मरतका ताल, काका भुंसी डा ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल या गुड़ियार ताल। आप लोगों से डायरेक्ट सीधे सीधे पूछते जाएंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। ये ताल आपको देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित प्रमुख विद्युत जल परियोजनाएं। ये पूछ ले जाएगा कौन सी परियोजना कहाँ पे स्थित है या कौन सी नदी पर। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला था राजवक्ती जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली में। किस नदी पर स्थित है? तो नंदाकिनी नदी पर स्थित है। नंदाकिनी नदी बहुत छोटी सी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से जो परियोजना आप लोगों से पूछी जाएगी वो होगी विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा, जो प्रमुख नदी है, प्रमुख परियोजना भी है या प्रमुख परियोजना भी है, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली जिले में। देवसारी बांध परियोजना, ये कर्णप्रयाग में पिंडर नदी पर स्थित है। फिर मेलखेत बांध परियोजना, ये भी पिंडर नदी पर स्थित है। मलेरी झेलम तामक परियोजना, मलेरी झेलम तामक परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। पश्चिमी धौलीगंगा पर चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना, ये कल्पगंगा पर स्थित है। गोना ताल परियोजना, गोना ताल परियोजना बिराई गंगा पर स्थित है। बानल परियोजना, ये नंदाकिनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यह बावल नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली में। नेक्स्ट है नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली में। और फिर आता है ऋषिगंगा परियोजना। ऋषिगंगा परियोजना ये ऋषिगंगा पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परियोजना है वो अच्छी तरीके से याद रखना। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, यही आप लोगों से पूछा जाएगा ज़्यादा सर, 90% चांस यही। फिर चमोली में स्थित हिमनद, कौन कौन से हिमनद स्थित है चमोली? हिमनद कह लो या ग्लेशियर कह लो। फिर इन जनपद है, सबसे पहला आप लोगों का सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद जिससे अलकनंदा नदी निकलती है और ये कहाँ स्थित है? चमोली में। फिर आता भागीरथी ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? चमोली में। फिर आता बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये चमोली में स्थित है। फिर आता दूनागिरी ग्लेशियर। फिर आता हिप्रा बमक, हिप्रा बमक, ये कहाँ से स्थित है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित बुग्याल। जो बुग्याल होते हैं हरे भरे खेत के मैदान होते हैं जिन्हें हम चारागाह बोलते हैं। इन्हें कश्मीर के अंदर मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? बुग्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुग्याल। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बुग्याल से। सबसे पहला था बेदनी बुग्याल, आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, बस इतना आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनते क्वेश्चन यहाँ से। फिर आता है अली बुग्याल, चमोली में स्थित है। और ये थोड़े से दिखा भी रखे कि मुख्य मार्ग कहाँ से, जैसे कि बेदनी बुग्याल हो गया, या बुग्याल रूपकुंड मार्ग पर क्या है? चमोली में स्थित है। फिर आता अली बुग्याल, यह बुग्याल बेदनी बुग्याल के बिल्कुल निकट स्थित है, यानी कि उसके पास में स्थित है। सतोपंथ बुग्याल, यह बुग्याल माणा गांव के ऊपर स्थित है। फिर आता पुंग बुग्याल, यह बुग्याल गोपेश्वर व रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। गोपेश्वर व रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। केला बुग्याल, यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ओली बुग्याल, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओली बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली में। गुरसो बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली में। 1, 2 और आप लोगों से 3, ये बुग्याल बहुत ज़्यादा एग्जाम से बनते हैं। फिर इधर देखते हैं, फिर आता झस्तोली बुग्याल,
लक्ष्मी बुग्याल, फिर आता है फूलों की घाटी बुग्याल, फिर आता है नंदकाना बुग्याल, फिर आता है पनार बुग्याल, फिर आता है बगजी बुग्याल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बगजी बुग्याल कहाँ पे स्थित है? चमोली में। यदि पूछ लिया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, तो सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, और ये चमोली में पड़ता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, और ये कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो बगजी बुग्याल, बुरसो बुग्याल, ओली बुग्याल और बेदनी बुग्याल, ये कहाँ पे स्थित है? आप लोगों के चमोली में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।